नमस्ते। आज के इस बेहतरीन विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आजकल किसी एक चीज पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल लगने लगा है? खैर, सच कहूं तो ये आजकल हम सभी की एक आम समस्या बन गई है। आज की इस चर्चा में जोहान हरी की शानदार किताब स्टोलन फोकस, व्हाई यू कांट पे अटेंशन एंड हाउ टू थिंक डीपली अगेन के मुख्य विचारों को गहराई से समझा जाएगा। और सबसे सुकून देने वाली बात क्या है, वो ये कि बार बार ध्यान भटकना कोई हमारी व्यक्तिगत विफलता या कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी और जटिल व्यवस्थागत समस्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आज के इस दौर में किसी चीज पर फोकस करना इतना मुश्किल आखिर क्यों हो गया है। इसका जवाब खोजने के लिए लेखक जोहान हरी ने खुद पर एक प्रयोग किया। उन्होंने कीप कॉड के एक बेहद शांत और सुदूर केबिन में खुद को पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स पर रख दिया, फोन एकदम बंद। और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि आधुनिक विकर्षणों यानी डिस्ट्रैक्शंस की आदत कितनी गहराई तक हमारे अंदर जड़ें जमा चुकी हैं। शुरुआत में उन्हें लगातार ऐसा महसूस होता रहा जैसे उनका फोन वाइब्रेट कर रहा हो, भले ही वो बंद था। तो इस पूरी चर्चा को आसानी से समझने के लिए 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, ध्यान की चोरी। दूसरा, तकनीक और हमारा दिमाग। तीसरा, शरीर और एकाग्रता। चौथा, समाज और काम का बोझ। और अंत में सबसे जरूरी, समाधान, यानी अपना ध्यान वापस कैसे पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, ध्यान की चोरी। अब देखिए, ध्यान केंद्रित न कर पाने की ये जो अक्षमता है ना, ये केवल हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास के माहौल और उन संरचनात्मक ताकतों का नतीजा है जो लगातार हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने में लगी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक शब्द आता है, स्विच कॉस्ट इफेक्ट। जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम कर रहे हैं ना, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। असल में हमारा दिमाग केवल एक काम से दूसरे काम के बीच बहुत तेजी से स्विच कर रहा होता है। हर बार जब कोई छोटा सा नोटिफिकेशन आता है तो दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी को खुद को पूरी तरह से रीसेट करना पड़ता है और सारे न्यूरल सर्किट को फिर से कॉन्फ़िगर होना पड़ता है। जरा सोचिए, ये दिमाग पर कितना बड़ा छिपा हुआ मानसिक बोझ डालता है। अब इस डेटा को देखिए। अध्ययनों से पता चला है कि जब लोगों को एक साथ 2 काम करने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें उन साधारण से कामों को पूरा करने में पूरे 50% अधिक समय लगा। जी हाँ, 50%। इसकी तुलना अगर उन लोगों से करें जो एक बार में केवल एक ही काम कर रहे थे, तो ये अंतर बहुत बड़ा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क की बनावट का परिणाम है, जिसे कुदरती तौर पर एक समय में केवल एक ही चुनौती से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। भाग 2, तकनीक और हमारा दिमाग। उन तकनीकी हथकंडों को समझना बहुत जरूरी है जो हमें लगातार स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट को जानबूझकर हैक करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सिलिकॉन वैली के पूर्व डिजाइनर्स तक इस बात को मानते हैं। उनका कहना है कि जुड़ाव की संरचना या आर्किटेक्चर ऑफ एंगेजमेंट के तहत ये जो अनंत स्क्रोलिंग या अचानक मिलने वाले डोपामाइन स्पाइक्स है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी व्यावसायिक रणनीति है। फोन की स्क्रीन पर किया गया हर एक स्वाइप दिमाग के लिए एक छोटे से जुए की तरह काम करता है और समय के साथ ये इंसान की बची खुची इच्छा शक्ति को भी पूरी तरह से सोख लेता है। भाग 3, शरीर और एकाग्रता। हमारी आधुनिक जीवन शैली में सही आराम, अच्छा आहार और खाली समय की भारी कमी हो गई है और इसने ध्यान केंद्रित करने की हमारी शारीरिक क्षमता को लगभग नष्ट कर दिया है। नींद प्रयोगशालाओं के नतीजे तो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। अगर रोजाना की नींद में से सिर्फ 60 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 1 घंटा भी कम कर दिया जाए तो कुछ ही हफ्तों के अंदर ये पुरानी और गंभीर संज्ञानात्मक कमियों यानी कॉग्निटिव डेफिसिट्स में बदल जाता है। दिमाग की जानकारी प्रोसेस करने की गति एकदम धीमी पड़ जाती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है और भावनाओं पर से हमारा नियंत्रण पूरी तरह से अस्थिर हो जाता है। और बात सिर्फ नींद तक ही सीमित नहीं है, हमारा भोजन भी उतना ही अहम है। आधुनिक आहार और ब्रेन फ्यूल यानी दिमाग के असली ईंधन के बीच जमीन आसमान का अंतर है। जब रिफाइंड कार्ब्स खाए जाते हैं तो खून में शुगर का स्तर अचानक तेजी से बढ़ता है। इससे शुरुआत में तो बहुत ज्यादा ध्यान लगता है, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद भयंकर ब्रेन फॉग या दिमागी धुंधलापन छा जाता है। इसके ठीक उलट, अगर भोजन में फाइबर, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा यानी हेल्दी फैट शामिल हों तो ब्लड शुगर पूरे दिन स्थिर रहता है और इसका सीधा असर ये होता है कि बिना थके लंबे समय तक फोकस बनाए रखा जा सकता है।
अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, डे ड्रीमिंग, यानी ख्यालों में खो जाना या दिवा स्वप्न देखना। अक्सर माना जाता है कि खाली बैठे रहना और ख्यालों में खोना बस समय की बर्बादी है, ठीक है ना? लेकिन तंत्रिका विज्ञान कुछ और ही बताता है। विज्ञान के अनुसार दिवा स्वप्न देखने से मस्तिष्क का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। ये नेटवर्क हमारी पुरानी यादों को आपस में जोड़ता है और असली रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को जन्म देता है। कला और विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली बड़ी सफलताओं के लिए यह असंरक्षित खाली मानसिक समय बहुत ही जरूरी है। विडंबना देखिए कि इस अनमोल समय को अब हमने पूरी तरह से अपने स्मार्टफोन के हवाले कर दिया है। भाग 4, समाज और काम का बोझ। इसके अलावा बाहरी पर्यावरणीय और सामाजिक संरचनाएं भी एक व्यवस्थित तरीके से हमारे सामूहिक ध्यान को सोख रही हैं। यहाँ इस उत्पादकता के जाल यानी प्रोडक्टिविटी ट्रैप को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ होती है सतही व्यस्तता, जैसे आज कितने ईमेल भेजे गए या कितनी कंप्लेन टिकट बंद हुई। लेकिन दूसरी तरफ होती है सच्ची प्रगति। इसके लिए प्रचुर मानसिक समय, काम के कम दिन और काम से एक गहरे जुड़ाव की आवश्यकता होती है। आंकड़े बताते हैं कि जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को स्वायत्तता देती हैं और सोचने का पूरा समय देती हैं, वहां मनोबल और आउटपुट की गुणवत्ता में बहुत भारी वृद्धि देखी जाती है। और ये विकर्षण केवल दफ्तरों या हमारी निजी जिंदगी तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। एक खंडित ध्यान अवधि हमारे नागरिक जीवन को भी कमजोर कर रही है। आजकल आक्रोश और गुस्से से प्रेरित मीडिया सनसनीखेज सुर्खियों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है। इसका नतीजा ये होता है कि सूक्ष्म और गंभीर नीतिगत बहसों के बजाय समाज में ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ता है। एक विचलित और बटा हुआ समाज लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सही ढंग से चलाने में भी बहुत संघर्ष करता है। भाग 5, समाधान और अपना ध्यान वापस कैसे पाएं। तो अब सवाल आता है कि आखिर इस स्थिति को ठीक कैसे किया जाए। हमारी इस ध्यान की पेशी या अटेंशन मसल को प्रशिक्षित करने के लिए 3 बहुत ही व्यावहारिक कदम हैं। पहला कदम है 2 मिनट का एंकर। इसमें बस अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होता है। दूसरा कदम है नोटिंग तकनीक। इसमें बिना किसी झल्लाहट या निर्णय के अपने भटकते हुए विचारों को बस चुपचाप पहचानना होता है। और तीसरा कदम है धीरे धीरे हर हफ्ते इस अभ्यास के समय को केवल 1 मिनट बढ़ाना। लंबे समय में ये छोटा सा दिखने वाला अभ्यास वास्तव में मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भौतिक रूप से मजबूत कर देता है ना कमाल की बात। अपनी व्यक्तिगत आदतों को सुधारने के अलावा हमें बड़े स्तर पर भी कुछ संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता है, जैसे कि घरों और दफ्तरों के अंदर प्राकृतिक प्रकाश लाना और उच्च गुणवत्ता वाले एयर प्यूरिफायर का उपयोग करना। शहरों में ज्यादा से ज्यादा प्रकृति या बायोफिलिक डिजाइन को शामिल करना। स्कूलों में केवल रटने वाली पढ़ाई के बजाय प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। और सबसे जरूरी, टेक कंपनियों से उनके एल्गोरिदम में पूरी पारदर्शिता की मांग करना। चलिए अब कुछ ऐसे कदमों की बात करते हैं जिन्हें कल सुबह से ही आजमाया जा सकता है। जैसे कि सोकर उठने के बाद शुरुआती 90 मिनट का एक डीप स्लॉट ब्लॉक करना और उस दौरान सारे नोटिफिकेशन बंद रखना। एक संतुलित फाइबर से भरपूर नाश्ता करना। दिन भर में अलग अलग कामों के बीच केवल 2 मिनट का ध्यान या मेडिटेशन ब्रेक लेना और बस 5 मिनट के लिए बाहर हरियाली में टहल कर आना। ये छोटे छोटे प्रयोग हमारी संज्ञानात्मक गहराई को वापस पाने में हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा इस एक शक्तिशाली विचार पर आकर सिमट जाती है। गहरे ध्यान को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आदतों, कॉर्पोरेट प्रोत्साहनों, शैक्षिक डिजाइन और लोकतांत्रिक मानदंडों में एक साथ समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। फोकस को वापस पाना केवल हमारी कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक बेहद आवश्यक सामूहिक परियोजना भी है जिसमें हम सबको साथ आना होगा। अंत में हम सभी के लिए सोचने लायक एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आज के दिन अपने ध्यान को आखिर कहाँ खर्च किया जाने वाला है। हमारे दैनिक विकर्षणों और हमारे गहरे अर्थपूर्ण काम के बीच के रिश्ते को आज ही से फिर से परिभाषित करना शुरू किया जा सकता है। तो बस इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपना फोकस बनाए रखें।